मेनका कबूतरी की दो बहुएं थी, बड़ी बहू चिंकी चिड़िया और छोटी बहू मिनी चिड़िया। चिंकी चिड़िया बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और वो शादी करने के बाद दहेज में कुछ लेकर भी नहीं आई थी। चिंकी चिड़िया की शादी एक लव मैरिज थी। कालू कौवा चिंकी चिड़िया से बहुत प्यार करता था और दोनों की जिद के आगे मेनका को झुकना पड़ा और इनकी शादी करवानी पड़ी। तो वही दूसरी तरफ मेनका की छोटी बहू मिनी चिड़िया, जो कि बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी और वो दहेज में बहुत सारी चीजें लाई थी, जिस कारण मेनका अपनी छोटी बहू को सर आंखों पर बिठा के रखती। ऐसे ही एक बार की बात है, मेनका मार्केट से घर आ रही होती है और थकी हारी सोफे पर बैठकर चिल्लाते हुए बोलती है, अरे कहाँ मर गई मुफ्तखोर वाली बहू, एक गिलास पानी तो लेकर आ, कब से प्यासी यहाँ तड़प रही हूँ। चिंकी रसोई में काम कर रही थी, जिस कारण उसे अपनी सास की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन मिनी को अपनी सास की आवाज सुनाई देती है और मिनी एक गिलास पानी लेकर अपनी सास को देते हुए कहती है, ये लो माँ जी, अगर मैं पानी ना पिलाऊं तो यहाँ तो कोई आपके सुनने वाला ही नहीं है, कोई नहीं है जिसको आपकी कदर हो। तो पानी क्यों लेकर आई? और हाँ, तू इतना सारा दहेज लेकर आई है तो ये सारे काम तू करेगी क्या? जो यहाँ मुफ्त में आया है उसके लिए ये सारे काम है? तू तो मेरी अमीर बहू है, इसलिए मैं तुझे अपनी सर आंखों पर बिठा के रखती हूँ। वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन आप इतनी थकी हारी बाहर से आई और आप पानी के लिए चिल्ला रही थी। दीदी को तो आपकी आवाज ही सुनाई नहीं दे रही। मैंने कहा चलो मैं ही पानी दे दूँ, वरना मेरी माँ जी का गला सूख कर कुआं बन जाएगा। जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य का काम किया होगा जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली, इतनी अमीर, और पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसमें मुझे वो निढल्ली मुफ्तखोर गरीब बहू भी मिल गई अपने घर में रखने के लिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते और एक बार चिंकी चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। कालू उसकी तबीयत को देखते हुए बोलता है, चिंकी तुम्हारी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हें आज घर का कोई काम नहीं करना, तुम पूरा दिन रेस्ट करोगी। आज मैं भी ऑफिस नहीं जाने वाला, तुम्हारी देख रेख करूँगा। अरे नहीं कालू, वायरल फीवर है मुझे और मैं अपना ध्यान रख लूंगी, तुम ऑफिस जाओ। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम आराम करोगी आज पूरा दिन, और मैं आज ऑफिस नहीं जाने वाला। आज मैं अपनी पत्नी की अच्छे से देख रेख करूंगा। तभी वहाँ मेनका आ जाती है और मेनका कालू और चिंकी की सारी बातें सुनकर अपने बेटे कालू से बोलती है, अरे वाह जोरू का गुलाम, जब से बीवी आई है तब से इसे पल्लू के पीछे घूमता रहता है, यहाँ से वहाँ। आज मामूली सा बुखार क्या हो गया, इसे तो पूरे दिन आराम फरमाने के लिए बोल रहा है, और तो और खुद ऑफिस की छुट्टी लेकर बैठ जाएगा। वाह वाह, अच्छी बात है बेटा। माँ, बात का बतंगड़ बनाना तो कोई आपसे सीखे। अच्छा, मैं बात का बतंगड़ बनाती हूँ। एक तो ये तेरी गरीब बीवी ससुरा जब से बिहा कर इस घर में आई है तब से तो मेरे घर में आए दिन कलेश ही होता है। आता तो कुछ है नहीं और दहेज लेकर भी नहीं आई। वही मेरी छोटी बहू को देख जरा, इतना सारा दहेज लाई है और इससे तो बढ़िया ही काम करती है। उसे देखकर तो मेरा मन खुश हो जाता है, लेकिन इसे जब जब देखती हूँ मुंह बन जाता है। मुंह तो बनेगा ही ना आपका, क्योंकि चिंकी दहेज में कुछ लेकर आई नहीं है। कम से कम इसके पास गुण और संस्कार तो है। आपकी छोटी बहू के पास क्या है? बस पैसे। अगर उससे घर में एक दो काम करवा लूं तो फिर देखो आप उसे। ठीक है, अब अगर थोड़ी भी शर्म बची हो ना तो अपनी बीवी को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चला जा। कालू को अपनी माँ की ये बात बहुत बुरी लगती है और वो अपनी पत्नी को लेकर हमेशा के लिए चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद मिनी चिड़िया को जैसे बहुत छूट मिल गई। अब अपना असली रूप वो दिखाना शुरू करती है। सारा दिन किटी पार्टी करती है और यहाँ वहाँ घूमती फिरती है और घर का सारा काम सास मेनका कबूतरी से करवाती। एक दिन मेनका मिनी से बोलती है, छोटी बहू, बहुत दिनों से देख रही हूँ तू घर के काम पीछे छोड़कर अपनी मटर गश्ती में लगी रहती है। अरे बहू के ससुराल के प्रति कोई जिम्मेदारी होती है कि नहीं? लेकिन तू अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भाग रही है। घर का एक काम भी नहीं करती, सारे काम मैं करती हूँ। ये सारी चीजें एक बहू को शोभा नहीं देती। सासू माँ, एक बात हमेशा याद रखिए, पैसा या तो गुण, और मैं लेके आई हूँ दहेज और पैसे। मेरे पास कोई गुण नहीं है, मतलब घर का काम मुझे नहीं आता क्योंकि मैंने आज तक किया नहीं, ठीक है? और अगर आपको पैसे ही चाहिए ना, फिर अगर आप ही घर के छोटे मोटे काम कर लोगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूट जाएगी। मिनी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मेनका को अक्ल आती है और वो समझ जाती है कि पैसा और ऐशो आराम ही सब कुछ नहीं होता।
उसे अपनी बहू चिंकी चिड़िया की याद आने लगती है। मेनका अपनी बहू चिंकी चिड़िया को कॉल करके सारी बात बताती है, जिसके बाद चिंकी अपनी सास को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास बुला लेती है। अब मेनका हंसी खुशी अपनी बड़ी बहू के साथ रहने लगती है। चिंकी चिड़िया अपने बॉयफ्रेंड विक्की चिड़ा के साथ घूमने जाती है। बाहर बहुत गर्मी होती है। गर्मी के कारण वो दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। विक्की चिंकी के लिए आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है ताकि उसे गर्मी में थोड़ी राहत मिले, लेकिन चिंकी को फिर भी गर्मी लगती है और वो विक्की से बोलती है, यार अब आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से बात नहीं बनने वाली, हमें किसी एसी वाले रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन इतने महंगे रेस्टोरेंट में जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। कल है कि नहीं गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाते और जेब में पैसा नहीं है, ये क्या बात हुई भला? तुम्हारी कैची जैसी जुबान बहुत कचर कचर चलती है। पैसा कमाने के लिए मेहनत लगती है, जिस दिन तुम कमाओगे ना तब पता चलेगा। हाँ बस न जाने कितने कंजूस बॉयफ्रेंड से पाला पड़ गया है। ओ हेलो, मैं कंजूस नहीं हूँ, मुझे फिजूल खर्ची की आदत नहीं। तब तो तुम्हारे घर में एसी भी नहीं होगा? हाँ नहीं है हमारे घर में एसी, हम पंखे और कूलर से ही काम चला लेते हैं। तब तो तुम्हारे घर में मेरा गुजारा नहीं चलने वाला, क्योंकि मेरे घर के हर कमरे में एसी लगा हुआ है। मुझे एसी में रहने की आदत है और तुम मुझे इतनी गर्मी में कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम से काम चलाने के लिए कह रहे हो? मुझसे नहीं होगा। देखो चादर जितनी उतना ही पैर फैलाना चाहिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, लेकिन मेरी भी एक लिमिट है और मैं उससे ज्यादा नहीं कर सकता। मेरे घर में एसी नहीं लगा हुआ है, लेकिन हमारे घर के लोग फिर भी खुश हैं। बस यही तक थी तुम्हारी लिमिट। देखो इतने में मेरा गुजारा नहीं चलने वाला। मैंने ये बात पहले कह दी है कि शादी के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे घर में एक दिन भी टिक पाऊंगी। स्टॉप इट यार, तुम ये सब बात बोलकर मुझे गुस्सा दिला रही हो। अगर मैं तुम्हें सारे सुख सुविधा नहीं दे पाऊंगा तो क्या तुम मेरा साथ छोड़ दोगी? कहा ना यार, मेरा इतने में गुजारा नहीं चलने वाला, मुझे तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो तुम अभी इसी वक्त मुझसे दूर हो जाओ और एक अमीर लड़के को बॉयफ्रेंड बनाओ, जिसके घर में तो क्या बाथरूम में भी एसी लगाओ। इतना बोलकर विक्की रोते हुए वहाँ से चला जाता है। चिंकी को उसकी बात का कोई दुख नहीं था। वो वहाँ से घर वापस लौटकर एसी की ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही होती है। तभी उसकी माँ रिंकू उसके पास आकर बैठती है और उससे बोलती है, बेटा आज तो तू अपने दोस्त विक्की के साथ घूमने गई थी ना, तो वापस क्यों आ गई? माँ आप तो उसकी बात ही मत करो। अच्छा हुआ वो कंजूस मेरी जिंदगी से चला गया। कह रहा था कि तुम आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से काम चला लो, मैं तुम्हें एसी वाले रेस्टोरेंट नहीं ले जा सकता। तो क्या हुआ बेटा, तो उसके साथ कहीं और चली जाती ना। माँ आप मेरी बात को समझो, जो लड़का मेरे अभी से खर्चे नहीं उठा सकता वो शादी के बाद मुझे कैसे रखेगा? बात सिर्फ खर्चे की नहीं है बेटा, कभी कभी सामने वाले की खुशी के लिए भी हमें एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन माँ मैं उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। मुझे कभी मेरे घर में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी तो मैं उसके साथ क्यों एडजस्ट करूं? बेटा तू ये बात अभी नहीं समझेगी। इतना कहकर रिंकू वहाँ से चली जाती है और चिंकी के पापा को ये सारी बात बताती है, जिसकी वजह से चिंकी के पापा को थोड़ा दुख होता है। चिंकी अब बड़ी हो चुकी थी, उसकी शादी के लिए रिश्ते आ रहे थे। ऐसे ही एक दिन चिंकी के लिए एक मिडिल क्लास फैमिली से रिश्ता आता है। चिंकी का रिश्ता मिडिल क्लास फैमिली में फिक्स हो जाता है। शादी के बाद चिंकी अपने पति टोनी के साथ गृह प्रवेश करती है। घर में घुसते ही चिंकी अपने मुंह से सिर्फ एक बात बोलती है, कितनी गर्मी है यार, कोई एसी तो चला दो। चिंकी के इतना बोलते ही उसके पास मिंटी पंखा चलाकर बोलती है, एसी? हमारे घर में एसी नहीं है, पंखे से ही काम चलाना पड़ेगा। क्या काम चलाना पड़ेगा? मैं तुम्हें काम चलाने वाली दिख रही हूँ क्या? बेटा इतना क्यों गुस्सा हो रही हो? लगवा देंगे एसी, थोड़े दिन तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। क्या थोड़े दिन? मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं ठहरने वाली, मेरा दम घुट रहा है। अरे बहू ऐसा मत कर, मैं तेरे से माफी मांगती हूँ। हमारे घर की इज्जत अब तेरे पंखों में है। तू इस तरह से अपने घर मत जा। अरे ये क्या ड्रामा लगा रखा है? मिंटी को उनके सामने झुकता ना देख टोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो चिंकी को डांटते हुए बोलता है, चिंकी ये मेरा घर है, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं। यहाँ जो भी है उसमें तुम्हें अपना गुजारा करना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करने की? हाँ तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? तुम जैसा कहोगे वैसा मैं कर लूंगी, तो ऐसा हरगिज नहीं है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हमारे घर में कोई एसी नहीं लगने वाला, समझी तुम?
टोनी की इन बातों को सुनकर चिंकी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही एक दिन जब टोनी और चिंकी के आपसी मन मुटाव बढ़ने लगते हैं तो ये हाल मिंटी से नहीं देखा जाता। मिंटी टोनी को अकेले में बुलाकर उससे बात करती है। बेटा देख, जब से बहू घर में तब से तुम दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते हो। बेटा वो थोड़ी नादान है, इसलिए हमें उसकी बातों का इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन माँ, आपने देखा ना वो किस तरह से आकड़ कर बात करती है। बेटा वो दिल की बुरी नहीं है, तो उसकी बात मानेगा तो वो भी तेरी बातों को समझेगी। माँ, आप क्या कहना चाहती हो? बेटा अगर बहू को एसी में रहना पसंद है तो तू उसके कमरे में एसी लगवा दे। मेरी बस इतनी सी बात मान ले। ठीक है माँ, सिर्फ आपकी खुशी के लिए ये करूँगा। चिंकी उन दोनों की बात छुपकर सुन रही थी और उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा होता है। वो उन दोनों के सामने आकर बोलती है, माँ मैंने बहुत गलत समझा, लेकिन हमेशा आपने मेरी खुशियों के बारे में सोचा। मुझे माफ कर देना। मैंने आपके साथ जो बर्ताव किया उस पर मैं शर्मिंदा हूँ। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है माँ, मैं हमेशा ऐशो आराम की जिंदगी जिया करती थी। मुझे गरीबी का मतलब नहीं पता था, इसलिए अब मुझे समझ आ चुका है कि घर में सुख सुविधाओं से ज्यादा परिवार के लोगों का प्यार होता है। चलो तुम्हें ये बात समझ आई, अब तो तुम्हारे लिए इस घर में एसी लगवाना ही पड़ेगा, क्योंकि एसी वाले बहू के मुंह से मीठे मीठे बोल भी सुनाई दे रहे हैं। टोनी के इस बात पर चिंकी और मिंटी दोनों हंसने लग जाते हैं। सुंदरबन जंगल में कड़कनाथ सेठ की पत्नी सुंदरी कौई जब भी किसी पक्षी को जन्म देती थी तो वो पक्षी मरा हुआ पैदा होता था। एक दिन सुंदरी कौई ने एक सुंदर सी चिड़िया को जन्म दिया। वो चिड़िया अपाहिज थी। जब ये बात कड़कनाथ सेठ को पता चलती है तो कड़कनाथ सेठ अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, इससे पहले कि सुंदरी कौई को होश आए, उससे पहले इस अपाहिज चिड़िया को जंगल के पास वाली नदी में बहा आओ, और ये बात सुंदरी को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। कड़कनाथ सेठ के कहने पर सिपाही चिड़िया को जंगल के पास वाली नदी में बहा देते हैं। उस नदी के बीचों बीच एक बंटी नाम का कबूतर जंगल के सभी पक्षियों के कपड़े धोता है। बंटी कबूतर नन्ही चिड़िया को जब नदी की लहरों में बहता हुआ देखता है तो कहता है, अरे ये नन्ही चिड़िया कौन है? किस बेरहम ने इस चिड़िया को नदी में बहा दिया? जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? बंटी कबूतर उस नन्ही चिड़िया को अपने घर ले जाता है। नन्ही चिड़िया को बंटी के हाथों में देखकर बबली कबूतरी कहती है, बंटी जी, ये किसका बच्चा आप घर में उठा लाए? पता नहीं बबली, ये किसकी चिड़िया है? ये नदी के किनारे मुझको मिली है और आसपास भी मुझको कोई नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं इसको घर ले आया। इतनी प्यारी बच्ची है, न जाने कौन इसे इस तरह छोड़ गया होगा, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये बच्ची अपाहिज है, इसके पैर किसी काम के नहीं है। बबली, हमारी कोई संतान नहीं है, क्यों ना हम इस बच्ची को भगवान का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर ले। उसके बाद बबली कबूतरी नन्ही चिड़िया के पैरों में मालिश करती है। बंटी कबूतर और बबली कबूतरी दोनों मिलकर चिड़िया का नाम टुनटुनी रखते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बाद टुनटुनी के तो दोनों पैर ठीक हो जाते हैं। अब टुनटुनी भी बड़ी हो जाती है, उनकी बच्ची के पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये देखकर बंटी कबूतर और बबली कबूतर भी बड़े खुश होते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल की सैर करके अपने घर वापस आ रही होती है, तभी जोरों की आंधी तूफान आने लगता है। टुनटुनी रास्ते में देखती है कि कड़कनाथ सेठ नदी के किनारे जख्मी पड़ा होता है। अरे ये कौन है जो इतनी आंधी तूफान पर यहाँ जख्मी पड़ा है? ये तो जंगल के कड़कनाथ सेठ हैं। मुझको इनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। टुनटुनी जैसे तैसे करके भरे तूफान में कड़कनाथ सेठ को अस्पताल लेकर जाती है। वहाँ पर डॉक्टर रिंकी कोयल कड़कनाथ सेठ का इलाज करती है और कुछ देर बाद जब कड़कनाथ सेठ को होश आता है तब टुनटुनी कहती है, डॉक्टर कोयल, अब कड़कनाथ सेठ जी ठीक तो है ना? क्या मैं इनको घर ले जा सकती हूँ? हाँ जी, आप इनको घर ले जा सकती हैं। ये सब देखकर कड़कनाथ खुश होता है और टुनटुनी का शुक्रिया अदा करता है और अपने माता पिता के साथ टुनटुनी को अपने घर भोजन के लिए बुलाता है। टुनटुनी, तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस खुशी में मैं तुम्हारे माता पिता के साथ आज अपने घर पर भोजन के लिए इनवाइट करता हूँ तुम्हें। मेरे घर पर जरूर आना। ठीक है कड़कनाथ सेठ, मैं अपने माता पिता के साथ आपके घर पर भोजन के लिए जरूर आऊंगी।
शाम को टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ कड़कनाथ सेठ के घर पर जाती है। आओ बंटी आओ, काफी समय बाद मैंने तुम्हें यहाँ पर देखा। आज सुबह तुम्हारी बेटी ने मेरी जान बचाई। ये बहुत ही होनहार बच्ची है और जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी तो कोई संतान नहीं थी ना। सेठ, टुनटुनी हमारे लिए ईश्वर की देन है। टुनटुनी हमारी खुद की संतान नहीं, इसे हमने अपनी औलाद से बढ़कर पाला है। एक दिन जब मैं नदी के बीचों बीच कपड़े धो रहा था तब मुझे ये नदी के किनारे मिली थी। बंटी कबूतर कड़कनाथ सेठ को उस दिन की सारी घटना बताता है और कड़कनाथ सेठ बंटी कबूतर की बात सुनकर चौंक जाता है और ये सब सुनकर उसके मुंह से एक ही बात निकलती है, पर वो बच्ची तो अपाहिज थी, उसके तो दोनों पैर खराब थे। तभी बबली कबूतरी कहती है, सेठ ये बात बिल्कुल सच है। जब ये बच्ची हमको मिली थी तब इसके दोनों पैर खराब थे, पर मैंने दिन रात एक करके टुनटुनी के दोनों पैर ठीक कर दिए। पर सेठ आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि टुनटुनी मेरी बच्ची है। क्योंकि जब ये पैदा हुई थी तब उसके दोनों पैर खराब थे और मैंने इसे अपाहिज समझकर नदी में बहाने को कह दिया था। हे भगवान, मैंने ये कैसा पाप कर दिया। मैंने जिस बच्ची को मरने के लिए नदी में छोड़ा, आज उसी बच्ची ने मेरी जान बचाई। मैं सच में पिता कहने लायक नहीं। सुंदरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, आपको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? आपने अपनी बच्ची को नदी में बहा दिया और आपने मुझसे कहा कि अपना बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। हमें माफ कर दो सुंदरी। बेटा टुनटुनी, मुझको माफ कर दो। अपने पिता को माफ कर दो। आज मुझको समझ आ गया कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। सेठ, मैंने जो भी आपके लिए किया ये तो मेरा फर्ज था। आपने मुझे इतनी इज्जत से अपने घर बुलाया और मेरे माता पिता का आदर सत्कार किया, मेरे लिए ये काफी है। इतना बोलकर टुनटुनी अपने माता पिता के साथ वापस अपने घर लौट जाती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है टुनटुनी के असली पिता का नाम क्या था? अगर आपको पता है तो आप हमें अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।